मुमकिन है ये प्रोग्राम जिसे आप देखना शुरू कर चुके हैं आपको बहुत पसंद ना आए। आपको इख्तियार है कि आप इस प्रोग्राम की जगह आगे बढ़ जाएं और कोई दूसरी अहम चीज देखने लगें। इस प्रोग्राम के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे नाराज होंगे। ना तो मैं किसी को राजी करने के लिए ना नाराज करने के लिए कोई प्रोग्राम करता हूं। इस प्रोग्राम के करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कल जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मुझसे ये पूछेंगे कि ये सब कुछ हो रहा था तो आपने अपना हिस्सा क्यों नहीं डाला। बस इस प्रोग्राम के करने का मकसद इतना है कि मैं उनको बता सकूं कि जब इस तरह के हालात हमारे सामने थे तो हमने अपना हिस्सा डालने की कोशिश जरूर की। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आज ये प्रोग्राम कर रहा हूं। हल्ला बोल जब हमने शुरू किया था तो एजुकेशन सीरीज के नाम से बहुत से प्रोग्राम किए थे। उनका असर भी जमीन पर हमें होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन हमें बहुत नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। आज का ये प्रोग्राम बहुत अहम उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे खास तौर से सरकारी स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं। ये प्रोग्राम ना तो किसी टीचर की हिमायत में है ना टीचर के मुखालिफ है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनके वालदेन इन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, सरकारी स्कूल में आप पे भरोसा करके भेजते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाहिद वो डिपार्टमेंट है जिसके सामने जीएडी, एसईडी या गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर कोई अहमियत नहीं रखता है। सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए सोशल मीडिया की जीनत बनता है। हम उस पर 1-2 प्रोग्राम कर देते हैं कि देखिए जी ये ऑर्डर जीएडी से, एसईडी से या गवर्नमेंट से आया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये चीजें करनी है ताकि चीजें बेहतर हो सकें। लेकिन वो ऑर्डर 2 दिन सोशल मीडिया की जिन्नत बनता है, उसके बाद रद्दी के टोकरे में चला जाता है। हाँ, उस ऑर्डर में लिखी हुई चीजें हमें जमीन पर होती हुई दिखाई देती हैं। ना ही डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन को संभाले हुए ऑफिसर हैं उनकी नजर में उसकी कोई अहमियत होती है। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह जो ऑर्डर ऊपर से आते हैं उनको नहीं माना जाता है और 1-2 दिन के बाद रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि धड़ल्ले से बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे कि जितने भी ऑफिसेज हैं, आप जानते हैं, आप एसडीएम दफ्तर चले जाइए, आप तहसीलदार के ऑफिस चले जाइए, आप डीसी ऑफिस चले जाइए, आप एसीआर के ऑफिस चले जाइए, आप एडीसी के दफ्तर चले जाइए। ये तमाम दफातर ऐसे हैं जिनमें वहां पे आपको असातिज़ा हजरात बैठे हुए दिखाई देंगे। ना तो इन दफातर में काम करने वाले ऑफिसर्स ये कभी सोच पाए कि यार ये टीचर, ये मास्टर जिसका काम स्कूल में पढ़ाना था, ये यहां पे क्या कर रहा है। हद तो ये है कि जोनल एजुकेशन ऑफिस जो है, जेडीओ या चीफ एजुकेशन का जो दफ्तर है, उसके दफ्तर में भी टीचर हजरात ड्यूटी सरंजाम दे रहे होते हैं। पता नहीं सीईओ ऑफिस में वो टीचर जो तैनात किए गए हैं वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर को पढ़ाते हैं, जॉइंट डायरेक्टर को पढ़ाते हैं, या वहां पे जो क्लरिकल स्टाफ है उनको पढ़ाते हैं, या जेडीओ दफ्तर में जो असातिज़ा हजरात हैं वो जेडीओ को पढ़ाते हैं, या वहां क्लरिकल स्टाफ है उनको पढ़ाते हैं, या उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, या डीसी ऑफिस में, एसीआर के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में, एसडीएम के दफातर में ये जो टीचर्स लगे हुए होते हैं, ये टीचर्स, एक बात तो तय है कि ऑफिसर्स के मनपसंद टीचर हैं। मनपसंद टीचर वहां पे जाते हैं और वहां वक्त गुजारी करते हैं, क्योंकि असल काम उनका स्कूल में पढ़ाने का था। वो स्कूल में ना पढ़ा के दफ्तर में बैठते हैं और फिर एक बार जो टीचर किसी एसडीएम के साथ, किसी तहसीलदार के साथ, किसी एसीआर के साथ 1 से 2 महीने काम कर ले तो फिर ना तो किसी जेडीओ की, ना किसी हेडमास्टर की, इवन किसी सीईओ की हिम्मत हो सकती है कि उस टीचर को यह कहे कि तू वापस स्कूल में जाके पढ़ा। बेशतर दफातर ऐसे हैं। ये मेरे हाथ में ये जो कागज है इसमें तमाम सबूत भी मौजूद हैं। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन किस दफ्तर में है। इस कागज पर नाम भी हैं, लेकिन इस कागज पर जो डिटेल है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की है। लेकिन बेशतर डिस्ट्रिक्ट यूटी, जम्मू और कश्मीर के ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने राजौरी में बात की, मैंने जम्मू में बात की, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर बात की। तो ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सिर्फ पुंछ के लिए नहीं है। डिटेल मेरे पास पुंछ की है लेकिन पुंछ के लिए नहीं है, बल्कि पूरी जम्मू और कश्मीर यूटी के लिए है। आते हैं उसको किस तरह साइड पे रखकर मनमानी की जाती है।
जितने भी डिटैचमेंट के ऑर्डर हमारे सामने आए कि जो टीचर अलग अलग दफ्तरों में काम कर रहे हैं उनको वापस स्कूल्स में भेजा जाए, लेकिन वो ऑर्डर वहीं के वहीं रहे। सीईओ साहब और जॉइंट डायरेक्टर साहब या और जो भी ऑफिसरान हैं वो भूल गए, डिप्टी कमिश्नर भूल गए, वो जिन्होंने ऑर्डर किया था वो भी भूल चुके हैं कि हमने किसी जमाने में ये ऑर्डर किया था कि जितने भी अलग अलग दफ्तरों में काम करने वाले टीचर हजरात हैं वो वापस अपने स्कूल्स में जाएं और वहां पे पढ़ाएं। लेकिन अभी तक, जब मैं ये इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर टीचर हजरात मौजूद ना हो। टीचर्स वहां पे क्या करते हैं, वो ऑफिसर जो उनके ऊपर बैठे हैं, कभी सोचिएगा कि आप अपने काम के लिए, क्लरिकल काम के लिए टीचर्स को हायर कर लेते हैं और पीछे जो बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए सरकारी स्कूल में भेजते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते और फिर आप पे भरोसा भी करते हैं। उन्हें क्या मालूम कि जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हो, उस सब्जेक्ट का टीचर तो डीसी दफ्तर में या सीईओ दफ्तर में किसी और काम में मसरूफ है। तमाम टीचर ऑफिस में मौजूद रहते हैं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, वहां से डराते भी हैं उन स्कूल्स के टीचर्स को जो बेचारे पढ़ाने वाले हैं लेकिन खुद किसी स्कूल में नहीं जाते। दूसरा पॉइंट है ईपीएम, इंप्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके ऊपर जो डीडीओ पावर जिसके पास है वो आपको रेटिंग करते हैं 10 में से कितने नंबर देने हैं, 10 में से 9 आपकी परफॉर्मेंस पे, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 5, 10 में से 4। अब ये जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं इसी से आपका असातिज़ा का, टीचर्स का मुस्तकबिल तय होना है। अब यहां परेशानी, ये बहुत अच्छी चीज है, अब यहां परेशानी क्या है कि जो स्कूल्स में टीचर्स जाने वाले, पढ़ाने वाले हैं, वो सुबह स्कूल में जाते हैं, शाम को बच्चों को पढ़ाकर बेचारे थके हारे घर पहुंचते हैं। नंबर कौन दे रहा है? नंबर दे रहे हैं वही टीचर्स जो जेडीओ दफ्तर में मौजूद हैं, वही टीचर जो सीईओ दफ्तर में मौजूद हैं। अब वो टीचर जो जेडीओ का मंजूर नजर है, क्योंकि जेडीओ के ऊपर बहुत ज्यादा बार होता है, पूरे जून के स्कूल्स उसे देखने होते हैं, तो उसके पास ये जो एक शीट जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये तमाम चीजें देखने का उसके पास वक्त नहीं होता है, हालांकि उसे ही देखना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने मंजूर नजर जो टीचर्स हजरात अपने दफ्तर में रखे हुए हैं उनकी जिम्मे ये काम लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, एक टीचर जो जेन्युइन स्कूल में पढ़ा रहा है, जिसका दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दफ्तर में नहीं जाता है, जबकि कोई जरूरी काम दरपेश ना हो, उसका काम बच्चों को पढ़ाना है, वो बच्चों को पढ़ाता है। अब जो टीचर जिसको किसी स्कूल में होना चाहिए था वो होता है जेडीओ के दफ्तर में, अब वो नंबर दे रहा है, तो वो अपने आप को, जो कभी स्कूल नहीं जाता है, सिर्फ जेडीओ दफ्तर या सीईओ दफ्तर या किसी दफ्तर में बैठा हुआ है, वो अपने आप को नंबर देता है 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7। और वो जेन्युइन टीचर जो स्कूल में जाके पढ़ाते हैं उनको नंबर मिलते हैं 10 में से 4, 10 में से 5, 10 में से 6, जबकि यही नंबर आपका मुस्तकबिल तय करेंगे, आपका प्रमोशन तय करेंगे और मुमकिन है ये भी तय करें कि आपको डेडवुड में डाला जाए या ना डाला जाए। कल वो टीचर जो जेन्युइन बच्चों को पढ़ा रहा है, वो टीचर जो वक्त पे स्कूल पहुंचता है, वक्त पे स्कूल से बाहर आता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसके नंबर 10 में से 4, 5 मिलते हैं उसको पॉइंट्स, और वो जो किसी दफ्तर में बैठा हुआ है वही अपने आप को 10 में से 8 और 10 में से 9 नंबर दे रहा है। इसकी जानिब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। जेडीओ साहब को खास तौर से, जो जेडीओ साहिबान हैं, उन्हें एक कमेटी तरतीब देनी चाहिए जो रोटेट करते रहें। आप हर महीने 4-5 टीचर्स की कमेटी बनाएं। अगर आपके ऊपर ज्यादा बार है, आप इसको मॉनिटर नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो फिर आप एक कमेटी बना लें, लेकिन वो कमेटी के मेंबरान रोटेट होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कमेटी आपने बना ली, अब ताहयात वो कमेटी चल रही है। जाहिर है वो टीचर फिर अपने आप को क्या नंबर देंगे और दूसरों को क्या देंगे। हर महीने 2 महीने के बाद इस कमेटी के मेंबरान बदलते रहने चाहिए, ताकि बाकी वालों को ये लगे कि हम इस कमेटी के मेंबर अभी बने हैं, अगर हमने ज्यादती की तो फिर दूसरा जो आएगा वो हमारे साथ ज्यादती करेगा। तो इस तरह टीचर्स के साथ कम से कम इंसाफ हो सकेगा। तीसरा एक पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है कि आज चूंकि डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बहुत अहम हो गए हैं। हर दफ्तर का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आजकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अहदेदारान हैं, अगर कोई हुक्मनामा सादिर फरमाते हैं तो वो ऑर्डर को जो है साइन करते हैं और उसके बाद
सबसे पहले उसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, ताकि अगर कोई मंडी का है, कोई सोरनकोट का है, कोई मेंढर का है, अगर राजौरी का डीएम है तो राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में, जम्मू का है तो जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आराम से आसानी से पहुंच पाए। यूं ही आपने वो ऑर्डर किया, उसी वक्त वो ऑर्डर उन लोगों के पास पहुंच गया। तो व्हाट्सएप ग्रुप की बड़ी अहमियत आज के दौर में हो गई है, और हम देखते हैं कि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे हैं उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें वो अपने चीजें जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, अभी वो स्क्रीनशॉट में शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास मौजूद हैं। जब किसी आला ऑफिसर से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनके साथ ये चीजें शेयर करूंगा। अभी बताना ये मकसूद है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें बहुत सारी चीजें शेयर होनी चाहिए थी या आपस में डिस्कशंस भी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती हैं, खास तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वजह क्या है कि आपने बाकी सबको ब्लॉक किया हुआ है, सिर्फ एडमिन ऐसा है जो उसमें चीजें डाल सकता है। अब इसमें परेशानी क्या है? एक टीचर, आप कोई ऑर्डर डालते हैं, एक टीचर कहीं बैठा हुआ उस ऑर्डर को देखता है, मुमकिन है उसके जहन में कोई सवाल आए। वो सवाल चूंकि सरकारी मुलाजिम है, फेसबुक पे तो पूछ नहीं सकता है, वो सवाल वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे और उसको उसका रिप्लाई आए। लेकिन बेशतर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, पुंछ के हवाले से मैं बात करूंगा, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें सिर्फ एडमिन जो है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो उसमें अपनी चीज डाल सकता है, बाकी सिर्फ उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आया वही एक शख्स जो किसी ग्रुप का एडमिन है, वही एक पढ़ा लिखा है, उसी के पास ये इख्तियार है, उसी के पास अक्ले कुल है कि उसने जो कहा वो मिन्नोअन मानना भी है और वो सही भी है। बाकी जितने टीचर हजरात हैं, चाहे वो 800 का ग्रुप है, 1100 का ग्रुप है, 700 का ग्रुप है, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, लेकिन वो सिर्फ खामोशी के साथ उस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, रिएक्शंस नहीं दे सकते। कुछ अगर उनके मन में ख्याल आए, सवाल आए, तो वो उसमें नहीं लिख सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। बस एक शख्स, दो शख्स या तीन शख्स उसके एडमिन हैं, वो ऑर्डर डालते जाएंगे और बाकी लोग जो 600, 700, 800 असातिज़ा हैं वो उसको देखते जाएंगे और उस हुक्मनामे को मानना उनकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो उस सवाल को वहां डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, एडमिन साहिबान ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या एडमिन जो है उसने वो सेटिंग में उसको ब्लॉक किया हुआ है कि सिर्फ एडमिन जो है वो उसके ऊपर चीजें डाल सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं डाल सकता। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्कशन का एक जरिया है, जिसमें तबादला ख्यालात किया जाना चाहिए था, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसरान की या कुछ टीचर साहिबान की मनमर्जी का आलम देखिए कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी सबको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि आपको सिर्फ हमारी चीजें देखनी है, सुननी है, आपको ना तो अपनी कोई चीज दिखानी है ना कोई सुनानी है। उन मुलाजमीन पे सितम यह है कि वो सोशल मीडिया पर जाकर या फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जाकर सरकार के या सरकार अपने आला ऑफिसरान के खिलाफ तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन अपने ग्रुप में डिस्कस तो जरूर कर सकते थे। लेकिन वहां पे चूंकि सिर्फ एडमिन को ही ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी चीजें डालेगा, बाकी खामोशी के साथ उस हुक्म को मानने को मजबूर रहते हैं। और बात बहुत अहम है कि जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में कुछ टीचर्स हजरात को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में भेजा जाता है, ताकि ये लोग वहां 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाएं, वहां से जो सीख कर आए वो फिर अपने बच्चों को सिखाएं। तो ये बहुत अहम चीज है कि हमारे टीचर साहिबान हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जाएं, इंटरेक्शन हो, वहां के टीचर्स से मिलें, वहां की सरकार ने किस तरह का एनवायरनमेंट अपने टीचर्स को दे रखा है, या स्टूडेंट का रवैया किस तरह का रहता है, या वहां की सरकारों ने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है। बहुत सारे हमारे टीचर जो ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं हफ्ते 10 दिन की, और वहां से बहुत कुछ सीख कर आते हैं। सीखने का या इनको भेजने का मकसद क्या होता है कि आप वहां से सीख कर आए, अपने स्कूल में यहां पर बच्चों को सिखाएं। लेकिन यहां सितम क्या है, सिलेक्टेड टीचर हैं, उंगलियों पर वो नाम गिने जा सकते हैं जो सिलेक्टेड टीचर हर बार दिल्ली या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं, वहां से चीजें सीख कर आते हैं, यहां जडीओ या सीओ दफ्तर में बैठ जाते हैं, अपने स्कूल तक भी नहीं जाते। अब आप ये बताइएगा कि जो टीचर्स आप यहां से दिल्ली या मुख्तलिफ जगहों पर भेजते हैं, जो वहां से सीख कर आते हैं, वो अपने बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो फिर इनको भेजने का मकसद क्या है? और ये सिर्फ सिलेक्टेड टीचर ही क्यों है? क्यों ऐसा नहीं होता है
कि 5-10 टीचर इस बार जो गए हैं, अगली बार दूसरे जून से कोई 5-8-10 टीचर जाएंगे, अगली बार फिर किसी और जून से या किसी और स्कूल से 5-8-10 टीचर जाएंगे, ताकि वो वहां से सीख कर आए और यहाँ अपने बच्चों को वो सब कुछ बताएं और सिखाएं। लेकिन यहां सितम ये है कि जो सिलेक्टेड टीचर हैं, मैंने पहले बताया, आप उंगलियों पर उनके नाम गिन सकते हैं, वो सिलेक्टेड टीचर यहां से बाहर जाते हैं, सीख कर आते हैं, यहां आके दफ्तर में बैठ जाते हैं। सरकारी वक्त, सरकारी पैसा और बच्चों का इसमें बहुत नुकसान होता है। सिर्फ चंद ही असातिज़ा क्यों ऐसा होता है कि हर बार चुनिंदा जो असातिज़ा हैं, जो इनके मनपसंद हैं, सीईओ साहब के या जेडीओ साहब के, वही ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग से वापस आते हैं, फिर जेडीओ ऑफिस और सीईओ ऑफिस में बैठ जाते हैं। जो सीख कर आते हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंचता है। डाइट में कुछ प्रोग्राम साल में कर दिए जाते हैं, टीचर्स को बुला लिया, फोटोग्राफी हो गई, उन फोटोज को ग्रुप में डाल दिया, बस हम सीख कर आए थे, हमने फला जगह से टीचर्स को बुलाया है, उनको सिखा दिया है, अब ये जाने, क्योंकि हमें अगली बार फिर ट्रेनिंग पे जाना है। तो ये जो सिलेक्टेड टीचर्स ट्रेनिंग पे जाते हैं, इस पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, ज्वाइंट डायरेक्टर को और अपने अपने अजला के जो डिप्टी कमिश्नर, में खास तौर से पुंछ के डिप्टी कमिश्नर से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप ये लिस्ट मंगवाइएगा कि पिछले कई सालों से जो लोग ये ट्रेनिंग करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं वो कौन लोग हैं। क्या वही 5-8-10 नाम हर बार रिपीट नहीं होते हैं? और फिर वो टीचर्स अपने स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, जेडीओ सीईओ या डाइट के दफ्तर में क्यों बैठ जाते हैं और डाइट में साल में 1-2 प्रोग्राम करके सिर्फ दिखाने के लिए, फोटो आपको आपके ग्रुप में डालने के लिए वो फोटोग्राफी हो जाती है। फिर तैयारी करता है टीचर, अगली बार फिर ट्रेनिंग में जाने के लिए वापस आता है, तो यही तमाशा होता है, फिर तैयारी होती है, फिर ट्रेनिंग के लिए। तो इसकी जानिब भी डिप्टी कमिश्नर, सीईओ साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को तवज्जो देनी चाहिए। और चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो है डीआरजी। डीआरजी का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। अब ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप क्या है? ये भी एक तमाशा है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप में वही जो मैंने पहले कहा, अपनी पसंद के असातिज़ा, गिने चुने असातिज़ा, वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और हद तो ये है कि अपने नाम के साथ टीचर लिखना भी गवारा नहीं करते हैं। शर्म महसूस करते हैं कि कोई ये लिखे कि जमुरुद मुगल टीचर, शर्म महसूस करते हैं। अब नाम क्या लिखते हैं कि जमुरुद मुगल डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। अब उनके नाम के साथ डीआरजी लिखा होता है, उसके ऊपर जेडीओ भी साइन करता है, उसके ऊपर सीईओ साहब भी साइन करते हैं, उसके ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर, जिन जिन के पास इख्तियार होता है किसी ऑर्डर पे साइन करने का, वो ऐसे ही साइन करते हैं। कभी ये जहमत गवारा नहीं करते कि इससे ये तो पूछें भाई कि ये डीआरजी डिजिग्नेशन क्या है, ये है क्या तमाशा भाई? आप अपने नाम के साथ टीचर्स क्यों नहीं लिखते हैं? आप अपने नाम के साथ ये डीआरजी क्या है? खुद ही एक ग्रुप बनाया, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। अब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप का काम क्या है? कुछ नहीं, सिवाय व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ जाए उनको इधर फॉरवर्ड करना, इधर फॉरवर्ड करना। ये जो क्लरिकल काम है, जो दफ्तर के क्लर्क को करना है, वो काम हमारे असातिज़ा करते हैं। चूंकि टीचर्स जो ऑफिसेज में हैं उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो उन्होंने अपने आप में ही कुछ काम ढूंढ निकाले हैं। उनमें से एक काम ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप का भी है कि आपको कोई चीजें शेयर करनी है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आप किसी स्कूल में बैठे हुए भी शेयर कर सकते हैं। और ये भी, इस पर भी वही बात कि ये भी सीईओ, जेडीओ या आला ऑफिसरान जो हैं उनके पसंदीदा टीचर होते हैं जो इसका हिस्सा बनते हैं। आम टीचर ये जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप है, जो अपने नाम के साथ लिखते हैं जमुरुद मुगल डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, टीचर लिखना भी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपने स्कूल्स को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं, पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, चुनिंदा नाम है, आपकी पसंद के नाम है। इस ग्रुप में भी आप कोई बदलते नहीं है टीचर्स को। इस ग्रुप में भी आप ऐसा नहीं करते हैं कि 2 महीने 4 महीने के लिए कोई टीचर आए और फिर उसको वापस अपने स्कूल भेजा जाए। पहले तो इस ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको पुंछ की मिसाल दूं कि इस ग्रुप में 1-2 टीचर इतने बेहतरीन टीचर हैं कि वो अगर स्कूल को सर्व करते तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक मैथ का टीचर है जो पुंछ का बेहतरीन टीचर है, आपने उसको इस ग्रुप में हायर किया हुआ है। वो आप समझ सकते हैं कि 8th का, 9th का, 10th का मैथ पढ़ाना कितना मुश्किल है। अब वो टीचर यहां सीईओ या जेडीओ दफ्तर में मौजूद हैं, पीछे स्कूल में मैथ कौन पढ़ा रहा है, ये सवाल है।
सीईओ साहब से, जेडीओ साहब से, जॉइंट डायरेक्टर साहब से कि जो ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप में आपने बंदे रखे हुए हैं, जो स्कूल से आपने यहां बुला लिए हैं, बस इतना बता दीजिएगा, क्या इस इंग्लिश के टीचर की जगह कोई इंग्लिश का टीचर वहां पे है? इस मैथ के टीचर की जगह जो आपने यहां पे बुला लिया है, जिससे क्लरिकल काम करवा रहे हैं, पीछे मैथ पढ़ाने वाला कोई है? और वो माँ बाप, गरीब माँ बाप, कोई अमीर आपके स्कूल में नहीं आता है, आप अपने बच्चों को भी आप अपने स्कूल में नहीं भेजते हैं, तो वो गरीब माँ बाप जो किसी तरीके से भरोसा करके, गरीब भी हैं, अनपढ़ भी हैं, अपने बच्चों के आपके यहाँ भेजते हैं, और आप उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं कि टीचर्स आपने दफ्तर में रखे हुए हैं, टीचर स्कूल में है नहीं, बच्चे बस्ता उठाकर आते हैं, बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। उस गरीब को इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर स्कूल में पूछे कि भाई ये मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है, अंग्रेजी की क्लास क्यों नहीं हो रही है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास क्यों नहीं हो रही है, हिंदी उर्दू की क्लास क्यों नहीं हो रही है। एक तो वो गरीब मस्कीन, उसकी जबानी नहीं खुलती है। दूसरा, बेशतर आबादी ऐसी जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव देहात की, उन्हें पता ही नहीं है कि पिछले 2 साल से फलां सब्जेक्ट का फलां टीचर सीईओ ऑफिस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और आपके स्कूल में कोई नहीं है। ये लोग इतने ताकतवर हैं, इतने, ये जो असातिज़ा हैं इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि इनको ना तो सीईओ साहब की, ना जॉइंट डायरेक्टर की, ना डीसी साहब की इतनी हिम्मत होती है कि इनको दफ्तर से उठा के स्कूल में भेजें कि आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है आप वो काम करिए, इस काम के लिए हमने क्लरिकल स्टाफ रखा हुआ है, क्लर्क ये काम करेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक जगह पे कई सालों से कोई टीचर किसी दफ्तर पे कब्जा किए हुए है, इसका मतलब है कि वो ताकतवर है, वो पावरफुल है, और बड़े ऑफिसरान उस पर हाथ डालने से डरते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि इनरोलमेंट ड्राइव शुरू की गई, हमने उसकी तारीफ भी की और हमने ये भी कहा था कि इनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट करने से पहले आपको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। स्कूल्स में फैकल्टीज जो हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद भी बढ़ानी है, वहां पे टीचर्स भी होने चाहिए। पता चला किसी ने बच्चा छोड़ा, वहां पे टीचर ही नहीं है, जिसकी मिसाल मैं पहले आपको दे चुका हूं। अब इनरोलमेंट ड्राइव, जो मेरी बहुत सारे असातिज़ा से बात हुई, मुझे ये नहीं लगता था कि इसका कोई फायदा होगा, लेकिन बहुत से असातिज़ा से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। जिस स्कूल में 50 बच्चे थे, वहां पे 80, 100, 125, 150 बच्चे हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जमीन पर इनरोलमेंट ड्राइव का असर होता हुआ दिखाई दिया है। अब मेरा सवाल यह है कि पहले जिस स्कूल में 50-60 बच्चे थे, पहले जिस स्कूल में 2 टीचर काम करते थे, अब अचानक उस स्कूल की में बच्चों की तादाद 100-120 हो गई है। अब आपको वहां पे 2-3 टीचर और लगाने हैं। अब क्या होता है कि वही टीचर जो दफातर में बैठे हुए हैं, जो दफ्तरों में मजे ले रहे हैं, जिनको असल में किसी स्कूल में होना चाहिए था, अब वहां क्या हुआ है कि वहां इनरोलमेंट ड्राइव की वजह से वहां बच्चों की तादाद बढ़ गई है। अब उस टीचर को, जिसको उस स्कूल में होना चाहिए था, अब तो लाजमी होना चाहिए था क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ गई है, वो क्या करता है, क्योंकि वो दफ्तर में बैठा है, ऑफिसर्स के साथ उसकी सांठ गांठ है, वो ताकतवर है, वो क्या करता है कि उस स्कूल के दूर जो स्कूल एक और है, वहां से किसी टीचर को उठवा के यहां लगा देता है और खुद उसी दफ्तर में बैठा हुआ है। तो इनरोलमेंट ड्राइव से जो बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये काम है कि वो अब उन टीचर्स की उन स्कूल्स की एक लिस्ट मंगवाएं जिन स्कूल्स में अचानक 50, 60, 100 बच्चे बढ़ गए हैं। अब वहां पे आपको टीचर भी देना है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने आप पे भरोसा करके अपने बच्चों को आपके यहाँ भेज दिया है, अब वो 50 पे भी 2 टीचर पढ़ा रहे थे, 100, 125 पे भी वही 2 टीचर पढ़ाएंगे, बाकी टीचर्स आप वहां नहीं भेजेंगे, और वो टीचर जो वहां होने चाहिए थे वो दफ्तरों में बैठ के मजे कर रहे हैं, वहां पढ़ाने को नहीं जाते हैं। तो इस जानिब भी आपको तवज्जो देनी है कि ये जो इनरोलमेंट ड्राइव से एक फायदा हुआ है सरकारी स्कूलों को, कल ऐसा ना हो कि आपको फिर नुकसान हो, फिर बच्चे आपके पास से भागें कि आप बच्चों को असातिज़ा फराहम करने में नाकाम रहे। ये कुछ गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। मकसद सिर्फ इतना है, मुझे पता है कि चीजें नहीं बदलेंगी, मुझे पता है कि जो इस इंटरव्यू को सुनेंगे ज्यादातर असातिज़ा हो सकता है मुझसे नाराज हूं, लेकिन मेरा यह फर्ज था कि मैं इस वक्त जब चीजें तब्दील हो रही हैं, इस वक्त जहां बाकी रियासतों के या प्राइवेट स्कूल के बच्चे आसमान से बातें कर रहे हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, मुझे ये सब कुछ करते रहना है,
बार बार करते रहना है। आपकी नाराजगियां भी मोल लेता रहूंगा, लेकिन बार बार आपको ये बताता रहूंगा कि चीजों को बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैं स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं सकता, मैं किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मैं यही समझता हूं कि ये सब कुछ करके मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, अपना हिस्सा डाल रहा हूं अपने कल के मुस्तकबिल के लिए। हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे बड़े हों और फिर वो ये सोचें और ये कहें कि अगर वक्त पर किसी ने बात की होती तो आज हम भी किसी कुर्सी पर बैठे हुए होते।